बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास। Before starting the chapter, it is very important that you must have a great information about course outline. First year chemistry basically consists of 8 chapters. Chapter number 1 is Introduction to Fundamental Concepts of Chemistry. Chapter number 2 is 3 States of Matter. Chapter number 3 is Atomic Structure. Chapter number 4 is Chemical Bonding. Chapter number 5 is Energetics of Chemical Reaction. Chapter number 6 is Chemical Equilibrium. Chapter number 7 is Solution and Electrolytes. And chapter number 8 is Chemical Kinetics. ओके जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 85 मार्क्स की जो है आपका पेपर होगा, जो कि 3 सेक्शंस पे कंसिस्ट करेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए बेसिकली कंसिस्ट करता है एमसीक्यूज़ पे, ठीक है, 70 आपके टोटल एमसीक्यूज़ होंगे। सेक्शन सी जो है आपके पास शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो आपके पास 15 होंगे, 15 में से आपको 10 अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी जो है आपके पास डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पास 28 मार्क्स के होंगे, ठीक है, जो टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें सब डिविजन्स हुई हुई होगी ए, बी एंड सी की। ओके जी, स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ डाटा, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला, एरर एंड इट्स टाइप्स, स्टोइचियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई एंड possess mass. We can say that anything that occupies space and has mass is known as matter. कोई भी ऐसी चीज़ जो मास रखती हो और जिसका वॉल्यूम हो, that is known as matter. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर चेयर है, पेन है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके जी, कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 इज़ केमिस्ट्री। Okay students, chemistry is a branch of science that deals with the study of properties, composition and structure of matter. Chemistry एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर की कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा केमिकल चेंजेस जो उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट हम जब भी मैटर की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो वो जिस ब्रांच में आएगा दैट इज़ नोन एज केमिस्ट्री। ओके, अनदर डेफिनेशन दैट इज एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ नोन एज एटम। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। एटम के कुछ सब डिविजन्स हमारे पास पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मॉलिक्यूल। Now what is molecule? Molecules are formed when 2 or more atoms, it may be same or it may be different, they are combined together by a bond that is known as covalent bond. Okay, now question arises that what is covalent bond? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म्ड होगा, दैट इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट, व्हेन दे आर केमिकली कंबाइंड दे आर नोन एज मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ मेंशन हुई हैं, दैट इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन हुई हुई हैं, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सिमिलर वे में आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है बहुत सारे आपके पास जो हैं एटम्स आपस में कंबाइन हुए हुए हैं। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास एग्जाम्पल हो गई वाटर की, सल्फ्यूरिक एसिड की, ग्लूकोज की। Okay जी, now what is element? The simplest and the purest form of matter is known as element. Matter के purest और simplest form को हम element कहते हैं। Now what is compound?
when two or more than two elements chemically combine together in a fixed ratio, that is known as compound. ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली जो है कंबाइंड हो रहे हैं, उनका एक ख़ास रेशो होगा, ठीक है, दैट इज़ नोन एज कंपाउंड. ओके, नाउ व्हाट इज़ मिक्सचर? when two or more than two substances they are mixed together without any chemical contact, it is known as mixture. कंपाउंड में केमिकल कांटेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा, मिक्सचर में कोई केमिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा. मिक्सचर एंड कंपाउंड दे बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. ओके, अनदर थिंग वी विल डिस्कस इज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज चार्ज नंबर. Now what is atomic number or charge number? Total number of protons which are present in the nucleus of an atom or total number of electrons which are present outside the nucleus of an atom, it is known as atomic number. ठीक है, जितने आपके पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर, और जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, ऑर्बिट्स में, दैट इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन की हुई हैं. सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. सिमिलर वे में हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 2. ओके जी, अनदर डेफिनेशन विच विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर. ठीक है, नाउ व्हाट इज मास नंबर और व्हाट इज न्यूक्लियॉन नंबर? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स which are present in the nucleus of an atom, it is known as mass number. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम सम अप करेंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लाई कहाँ करते हैं, न्यूक्लियस में. इन दोनों को सम अप करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा दैट इज़ नोन एज मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर. मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको जो है वो शो की हुई है. ई आपके पास जो है जर्नली क्या है, सिंबल है एलिमेंट का, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम सपोज कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा जेड जो है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर. ठीक है, सिमिलर वे में ए जो है आपके पास दैट इज़ एटॉमिक मास और मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर. ठीक है, सिमिलर वे में नीचे एक एग्जाम्पल आपको मेंशन की हुई है दैट इज़ सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. ठीक है, यानी Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ 11 एंड एटॉमिक मास इज़ 23, यानी इसका A जो है दैट इज़ 23. ओके जी, नाउ व्हाट इज़ एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज एटॉमिसिटी. जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में दैट इज़ नोन एज एटॉमिसिटी. जिस तरह यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन की हुई हैं. हीलियम, हीलियम की एटॉमिसिटी क्या होगी 1. क्लोरीन की एटॉमिसिटी क्या होगी 2. अमोनिया की एटॉमिसिटी क्या होगी 4, क्योंकि 3 हाइड्रोजन दे आर कंबाइंड विद 1 नाइट्रोजन दैट इज़ नोन एज 4. ओके जी, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन की हुई हैं. एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कंपाउंड्स, मिक्सचर. ये हम डिटेल से प्रीवियस जो है टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं. एटम आपके पास सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके पास 2 और मोर देन 2 एटम्स जो हैं जब कंबाइन हो रहे हैं दे आर नोन एज मॉलिक्यूल्स. सिमिलर में कंपाउंड क्या होगा आपके पास जब दे आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर. ठीक है, और मिक्सचर में क्या होगा, केमिकल कॉन्टेक्शन नहीं होगा इन्वॉल्व. ओके जी, नाउ व्हाट इज़ एरर? एरर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम एरर की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज़ एरर? Error is defined as the difference between observed or measured value and the exact or true value is called error or deviation. अगर आपके पास observed value और actual value इन दो values में difference आ रहा है that is known as error. और in other word हम कह सकते हैं deviation, यानी आपकी value जो है वो actual value से या true value से deviate हो गई. ठीक है, तो इट मे कॉज एरर. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर.
Number 1 is systematic error. Number 2 is random error. Number 3 is personal error. Okay जी, first of all we will discuss systematic error. Systematic error का दूसरा नाम है determinate error. इसको हम instrumental error भी कहते हैं. ठीक है, अब ये error क्या होता है, किन वजूहात की वजह से ये कॉज होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं. The type of error which is due to the defect in the analytical method or improper functioning of instrument. किसी भी इंस्ट्रूमेंट की improper functioning की वजह से जो error cause होगा, that error is known as systematic error or determinate error or instrumental error. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, दैट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, अच्छा जी, इस एरर को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? आप इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी करेक्शन कर लें, या इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी रिप्लेसमेंट कर लें, इंस्ट्रूमेंट जो है उसे चेंज कर लें. ठीक है, सेकेंड एरर इज़ रैंडम एरर. रैंडम एरर को हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, इसको हम एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज रैंडम एरर? ठीक है, द एरर विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन इज़ नोन एज रैंडम एरर. ऐसा एरर जो इन्वायरमेंट की चेंजिंग्स की वजह से कॉज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रैंडम एरर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई. ठीक है, तो इस एरर को मिनिमाइज़ करना बहुत मुश्किल है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम इसे एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं. ठीक है, दैट एरर इज़ नोन एज रैंडम एरर. ओके जी, थर्ड वन इज़ पर्सनल एरर. नाउ व्हाट इज़ पर्सनल एरर? देखिए, नाम से इंडिकेट हो रहा है पर्सनल एरर ऐसा एरर जो किसी पर्सन की फॉल्ट की वजह से क्रिएट होगा, दैट इज़ नोन एज पर्सनल एरर. ठीक है, ऐसा एरर जो पर्सन की फॉल्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ नोन एज पर्सनल एरर. ठीक है, उसने जो है कोई मेथड अडॉप्ट करना था, कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करना था, गलत प्रोसीजर जो उसने अडॉप्ट कर लिया, तो दैट इज़ नोन एज पर्सनल एरर. ठीक है, इसको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है. ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंट फिगर. नाउ व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर? सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर कहते किसे? द रिलायबल डिजिट इन नंबर दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी. वो ख़ास नंबर जो श्योरिटी को शो करते हैं उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर जो है 30 स्टूडेंट्स को क्लास में डील कर रहा है, तो उस टीचर को श्योरिटी है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और एक टीचर मौजूद है, तो टोटल नंबर ऑफ फिगर आपके पास कितना होगा? 31. ठीक है, तो वो ख़ास नंबर जो श्योरिटी को शो करते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. अब सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं. ठीक है, अब वो रूल्स हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे. अब रूल नंबर 1 जो है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? रूल नंबर 1 इज़ दैट non-zero digits all are significant figure. ऐसे तमाम डिजिट्स जो कि नॉन ज़ीरो यानी जिसमें कोई ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ नोन एज नॉन ज़ीरो डिजिट्स. ठीक है, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी वो श्योरिटी दे रहे होंगे, सर्टेनिटी को शो कर रहे होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 363. अब आप गौर से देखें, 363 में कोई भी ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3. सिमिलर वे में आपके पास 4, 4, 5 अगर हम एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं, तो उसमें भी कोई ज़ीरो नहीं है. इसका मतलब तमाम के तमाम ऐसे डिजिट्स जो ज़ीरो के बग़ैर हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे. ये रूल नंबर 1 हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं. रूल नंबर 2 जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? रूल नंबर 2 सेज दैट ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी ज़ीरो
अगर दो नॉन ज़ीरो के दरमियान लाई कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल इसकी कंसीडर करते हैं 5004। ज़ीरो जो है दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में लाई कर रहा है, इसका मतलब अब ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे काउंट करूंगी तो 5004 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। ठीक, तो रूल नंबर 1 सेज के तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। रूल नंबर 2 ये कह रहा है ज़ीरो अगर लाई कर रहा है इन बिटवीन नॉन ज़ीरो, इट मस्ट बी सिग्निफिकेंट। नाउ रूल नंबर 3 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कह रहे हैं ज़ीरोज़ लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इस रूल को थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए हम एक एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। 0.62 और 0.001। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ 0.001, अगर आप देखें यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के फ़ौरन बाद ज़ीरो है, ज़ीरो जो है 1 से लेस है। ठीक है, जब भी आपके पास डेसिमल के बाद ज़ीरो लाई कर रहा है या ऐसी कोई वैल्यू लाई करिए जो 1 से लेसर है, तो उस टाइम वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसका मतलब 0.001 हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे मूव करती हूँ 0.62, डेसिमल के बाद 6 है, 6 जो है 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब अब ये सिग्निफिकेंट होगा। तो 0.62 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 पे मूव करते हैं। रूल नंबर 4 क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? फाइनल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर भी डेसिमल की बात हो रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.000। डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरो लाई कर रहा है। फोकस कीजिएगा, डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरोज़ लाई कर रहे हैं। जब भी डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरोज़ होंगे इट मस्ट बी सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब 2.000 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिमिलर वे में नेक्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है दैट इज़ 506.40। डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरो लाई कर रहा है। तो अभी मैंने आपको कहा रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जब भी डेसिमल के राइट हैंड साइड पे ज़ीरो लाई करेगा इट मस्ट बी सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। ओके जी, लास्ट रूल जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? लास्ट रूल इज़ दैट ज़ीरोज़ दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको इलाबोरेट करने के लिए हम जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये रूल समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखिएगा 40। देखिए यहाँ कोई डेसिमल नहीं दिया हुआ। ठीक है, हिडन फॉर्म में राइट साइड पे डेसिमल मौजूद है लेकिन यहाँ आपको मेंशन नहीं किया हुआ। अगर यहाँ डेसिमल होता 4.0, पॉइंट के राइट साइड पे ज़ीरो होता तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब अब ये ज़ीरो जो है इनसिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब 40 कंटेन ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिमिलर वे में आपके पास नेक्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है दैट इज़ 2360। यहाँ पर भी कोई डेसिमल मेंशन नहीं है। ठीक है, अब डेसिमल मेंशन नहीं है इसका मतलब ये ज़ीरो जो है इनसिग्निफिकेंट है। तो 2360 कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके जी, कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं हम उससे जो है सिग्निफिकेंट फिगर को जो है एलाबोरेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ 508.0। अभी मैंने आपको रूल सारे 1 बाय 1 जो है समझा दिए। अब देखें 508.0 अगर हम कंसीडर करते हैं रूल नंबर 4 तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4। 508 ज़ीरो लाई कर रहे हैं नॉन ज़ीरो के दरमियान, डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरो है, इट मीन्स इट इज़ सिग्निफिकेंट।
तो 508.0 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 820,400.0। बिल्कुल सेम वही ऊपर वाली एग्जाम्पल नीचे दी हुई है। डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 0 लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप काउंट करें इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 7। सिमिलर वे में थर्ड एग्जाम्पल जो आपके पास है दैट इज़ 1.0200। डेसिमल के राइट साइड पे 0 है, इट मस्ट बी सिग्निफिकेंट। तो इट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 3 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 4, 807,000, यहाँ पर कोई डेसिमल मौजूद नहीं है। 807 अगर मैं इस नंबर को कंसीडर करती हूँ तो 0 लाई कर रहा है इन बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। इसका मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। ओके जी, कुछ और मज़ीद एग्जाम्पल्स से जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर को जो है अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप देखें 33123, इट कंटेन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल अगर आप उसे काउंट करें उसमें कोई भी 0 नहीं है, इट मीन्स ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर बात करते हैं लास्ट में एक 0 मौजूद है, 78910। अगर यहाँ डेसिमल होता तो इस 0 को हम सिग्निफिकेंट कहते, बट यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये 0 जो है इनसिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके पास, 4। सिमिलर वे में लास्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है उसमें भी कोई जो है डेसिमल मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर को जो है हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर को क्या कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ डिजिट्स मेंशन हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको मैंने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया, 0 को सेपरेट कर दिया और नॉन ज़ीरो को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 0 की, ये सारे रूल्स हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ 0 की तो एट द फ्रंट ऑफ नंबर अगर बिल्कुल स्टार्ट में होगा तो इट इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर बिटवीन अदर्स नॉन ज़ीरो डिजिट्स होगा इट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द नंबर आ रहा है, 0 एट द एंड ऑफ द नंबर लाई कर रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, डज नॉट कंटेन अ डेसिमल, जब उसके पास डेसिमल नहीं है तो दैट इज़ नेवर सिग्निफिकेंट, एंड इट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, जब भी डेसिमल पॉइंट कंटेन करेगा, अभी मैंने आपको बताया, इट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर 4.00, ठीक है, इट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके जी, नॉन ज़ीरो डिजिट्स तमाम के तमाम क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ राउंडिंग ऑफ डेटा। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा कहते किसे, किसी भी नंबर को रिड्यूस्ड करना, आर से राउंडिंग, आर से रिड्यूस्ड, किसी भी नंबर को एक ख़ास सिग्निफिकेंट फिगर में रिड्यूस करना राउंडिंग ऑफ डेटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की जो है बोर्ड में परसेंटेज आती है 89.9, तो वो 89.99 जो है वो सबको नहीं बताएगा, वो उसे क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा, वो कहेगा मेरी परसेंटेज है 90, यानी उसने उस नंबर को रिड्यूस कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया। अब रिड्यूस हम क्यों करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब किसी भी नंबर को रिड्यूस करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमने जो है फॉलो करना है। रूल नंबर 1, सबसे पहले हम रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है,
रूल नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन 5। अब क्या ग्रेटर देन 5 हमें पता होना चाहिए। ओके जी, अब ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5, then add 1 to the last digit to be retained and drop all digits farther to the right. For example, आपने जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, रिमूव करना है, वो 5 से ग्रेटर है, तो उसको रिमूव करने से पहले उससे पहले वाला जो नंबर होगा उसमें आपने 1 ऐड करना है। कैसे, हम एग्जाम्पल ज़रा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इज़ दैट 3.677। अगर आप गौर से देखें, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मुझे इसे रिड्यूस करना है, इसे मिनिमाइज़ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब 3.677 मुझे लास्ट में जो नंबर है उसको ड्रॉप करना है। लास्ट में जो नंबर है दैट इज़ 7, ठीक है। अब इस 7 को मैं कंसीडर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 दैट इज़ ग्रेटर देन 5, यानी ये 7 जो है 5 से बड़ा है। मुझे इसको ड्रॉप करना है, तो इसको ड्रॉप करने से पहले मैं इससे पहले वाले नंबर में क्या करूँगी, 1 ऐड कर दूँगी। अगर आप गौर से देखें 3.677 इज़ राउंडेड ऑफ टू 3.68, यानी 7 में 1 ऐड किया, इट बिकम 8, तो ये मिनिमाइज़ हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। सिमिलर वे में आपके पास जो है, अगर कहा जाता है कि इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें, तो आप देखें 3.68, 8 जो है 5 से ग्रेटर है, तो मुझे इस 8 को ड्रॉप करना है, तो इससे पहले वाले नंबर में मैं क्या करूँगी, 1 ऐड कर दूँगी, इट बिकम 3.7। तो ये राउंड ऑफ हो गया, मिनिमाइज़ हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। सिमिलर वे में रूल नंबर 2 इज़ लेस देन 5। अब रूल नंबर 2 जो है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, देन सिंपली ड्रॉप इट विदाउट एडिंग एनी नंबर टू द लास्ट डिजिट। कह रहे हैं अगर आपके पास ऐसा डिजिट जिसे आपने ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है, तो आपने सिंपली उसे ड्रॉप कर देना है, कोई भी नंबर ऐड नहीं करना। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6.632, अगर आप काउंट करें इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मुझे इसे मिनिमाइज़ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो 6.632 लास्ट में देखें 2 है, तो मुझे 2 को ड्रॉप करना है, ठीक है। 2 को मुझे ड्रॉप करना है या रिमूव करना है। 2 जो है 5 से छोटा है, तो मुझे इसे ड्रॉप करने से पहले वाले नंबर में कोई एडिशन नहीं करनी, सिंपली मैंने 2 को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। इसका मतलब इट बिकम 6.63, 2 को मैंने सिंपली ड्रॉप कर दिया। सिमिलर वे में 6.63 की बात कर रहे हैं, तो 3 जो है, जो कि लास्ट डिजिट है, उसको ड्रॉप करना है, तो 3 जो है 5 से छोटा है, ठीक है। तो आपने इसको सिंपली ड्रॉप कर देना है, इट बिकम 6.6। ओके जी, लास्ट रूल जो है आपके पास रूल नंबर 3 दैट इज़ एग्जैक्टली 5, ठीक है। पहला रूल जो था ग्रेटर देन 5, सेकेंड इज लेस देन 5, थर्ड इज एग्जैक्टली 5, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली 5 की कंडीशन में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1 इज़ इवन नंबर एंड अनदर इज़ ऑड नंबर। अब इवन नंबर जो है उसमें क्या हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी है, ऑड नंबर में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। जब भी डिजिट जिसे आपने ड्रॉप करना है एग्जैक्टली 5 की कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो आपने 2 पॉसिबिलिटीज़ माइंड में रखनी है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सबसे पहले हम इवन नंबर पे काम करते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ मेंशन की हुई है 6.65, लास्ट में आपके पास है 5 जिसे आपने ड्रॉप करना है या रिमूव करना है।
अब 6.65 में जो 5 आपके पास लास्ट में है, एग्जैक्टली 5 की कंडीशन है जिसे आपने ड्रॉप करना है, उससे पहला वाला नंबर जो है दैट इज़ इवन नंबर। तो जब भी इवन की कंडीशन होगी आपने सिंपली क्या कर देना है, उसे ड्रॉप कर देना है, कुछ भी एडिशन नहीं करनी। तो 6.65 कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब मैं इसे राउंड ऑफ करूँगी तो इट बिकम 6.6। ठीक है, सिमिलर वे में आपके पास अगर मैं 6.6 लेती हूँ, इसको मज़ीद मिनिमाइज़ करती हूँ, तो आपको रूल नंबर 1 पे मूव करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में आपके पास 6 आ रहा है। 6 को ड्रॉप करने से पहले आपने उससे पहले वाले नंबर में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, इट बिकम 7। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब एग्जैक्टली 5 की कंडीशन होगी और पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपके पास ऑड नंबर है। जब भी आपके पास एग्जैक्टली 5 की कंडीशन हो और आपके पास ऑड नंबर हो तो आपने उस 5 को ड्रॉप करने से पहले उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है। कैसे देख लेते हैं। 6.35 कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मुझे इसे राउंड ऑफ करना है, इसे मिनिमाइज़ करना है, इसे रिड्यूस करना है। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास नंबर आ रहा है 5। एग्जैक्टली 5 से पहले वाला नंबर आपके पास ऑड है, तो इसका मतलब जब आप इसे रिड्यूस करेंगे, इसे ड्रॉप करेंगे, तो इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे, इट बिकम 6.4। ठीक है, अब इन तमाम के तमाम रूल्स को माइंड में रखते हुए एक एग्जाम्पल जो है हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने मिनिमाइज़ करना है, रिड्यूस करना है बाय अप्लाइंग राउंडिंग ऑफ डेटा। ओके जी, क्वेश्चन इज दैट 1.54647। अब सबसे पहले आप काउंट करें कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखें 7 आ रहा है। 7 जो है 5 से ग्रेटर है, मुझे इसको ड्रॉप करना है। ठीक है, 7 को मुझे ड्रॉप करना है, तो 7 को ड्रॉप करने से पहले क्या करूँगी, मैं इसमें 1 ऐड कर दूँगी, तो इट बिकम 1.5465। मज़ीद मुझे इसे मिनिमाइज़ करना है, एग्जैक्टली 5 की कंडीशन आ गई, लास्ट में 5 आ रहा है, उससे पहले वाला नंबर दैट इज़ इवन नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपली ड्रॉप कर दूँगी विदाउट एडिंग एनी नंबर। सिमिलर वे में इट बिकम 1.546। मुझे इसे मज़ीद मिनिमाइज़ करना है, लास्ट में आपके पास आ रहा है 6 दैट इज़ ग्रेटर देन 5। इसका मतलब इससे पहले रिमूव करने से पहले मैं क्या करूँगी, इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दूँगी, इट बिकम 1.55। अगर मुझे इसे मज़ीद मिनिमाइज़ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो क्या होगा, रूल्स को फॉलो करूँगी। कौन सा रूल, लास्ट रूल, एग्जैक्टली 5 की कंडीशन। 1.55, 5 को मुझे ड्रॉप करना है, उससे पहले वाला जो नंबर है दैट इज़ ऑड। ठीक है, ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे हम, इसमें 1 ऐड कर देंगे, सो द फाइनल आंसर विल बी 1.6। तो ये मिनिमाइज हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सपोनेंट। नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंट? द पावर टू द बेस 10 इज नोन एज एक्सपोनेंट। बेस 10 की जो भी आपके पास पावर होगी दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। सिमिलर वे में हम इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है एग्जाम्पल नंबर 1 मेंशन की हुई है, इसमें आपने क्या करना है, इस फिगर को या इस डिजिट को एक्सपोनेंट में जो है कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपको दी हुई है, जब भी आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, जब भी आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी।
जितने डिजिट्स आप मूव कर रहे हैं उतने डिजिट्स आपने वैल्यू लेनी है, और ये वैल्यू हमेशा किस में होगी? पॉजिटिव टर्म में होगी। सिमिलर वे में लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी, यानी एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मास। मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है दैट इज़ नोन एज मास। 2 kg आप आम ले लें या कुछ फ्लावर्स खरीद लें, आटा ले लें, वटएवर जो भी आपके पास सब्सटेंस की अमाउंट है दैट इज़ नोन एज मास। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे? कह रहे हैं तमाम के तमाम एटम्स को हम सम कर दें। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं उनको जब हम सम करेंगे, और किस चीज़ को सम करेंगे? उनके एटॉमिक मासेस को, तो दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको जो है वो मेंशन की हुई हैं। नंबर 1 इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अगर आप गौर से देखें, वाटर में हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल आपस में कंबाइन हुआ हुआ है। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को जब मैं सम करूंगी तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वाटर का। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं दैट इज़ 1, हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज़ 1। ठीक है, अब मैं मोल्स को मास के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मोल्स को मास के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है, इसके मोल्स जो हैं वो 2 हैं। सिमिलर वे में ऑक्सीजन जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 और उसका मास आपके पास है 16। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, दैट इज़ 18 AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सिमिलर वे में आपके पास सेकंड एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में मॉलिक्यूलर मास जो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन हुए हुए हैं। इसका मतलब इन तीनों के एटॉमिक मासेस का मैं सम करूँगी, तो जो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 मोल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का मास है 1, 2 × 1, हाइड्रोजन की कहानी ख़त्म हो गई, बीच में आपने लगाना है प्लस। अब बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र के मोल्स हैं 1, सल्फ़र का मास होता है 32, सल्फ़र की कहानी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट मूव करेंगे ऑक्सीजन पे, सेंटर में आप लगाएंगे प्लस। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं आपके पास? 4, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 98 एटॉमिक मास यूनिट। ओके जी, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन की हुई हैं मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, यहाँ पे पहली जो एग्जाम्पल मेंशन की हुई है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड NaCl। दोनों में 1:1 का रेशो है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम और 23 AMU। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 ग्राम और 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं इन दोनों के मासेस को सम करती हूँ द फाइनल आंसर विल बी 58 ग्राम, क्योंकि इन दोनों में रेशो क्या है? 1:1। ठीक है, तो 23 + 85.5 द फाइनल आंसर विल बी 58 और यू कैन से 58.5 ग्राम। सिमिलर वे में वाटर का मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। वाटर में हाइड्रोजन जो है उसके कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स।
2 मोल्स को अगर मैं उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 × 1 इट बिकम 2। सिमिलर वे में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन का जो यहाँ नंबर ऑफ मोल मेंशन है दैट इज़ 1, तो 16 × 1 इट बिकम 16। तो 16 + 2 द फाइनल आंसर विल बी 18 ग्राम। मूविंग फॉरवर्ड, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन को हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसको हम सुई गैस भी कहते हैं, इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। ठीक है, अब CH4 में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास? 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो आप इन दोनों के एटॉमिक मासेस को जब सम करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 16 AMU और 16 ग्राम। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 जो है हमने मॉलिक्यूलर मासेस जो है फाइंड आउट करने सीख लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोल। मोल किसे कहते हैं? मोल बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मोल। ठीक है, इसको हम शो करते हैं MOL से, स्मॉल MOL से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मोल जो है बेसिकली सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन मोल, तो आप क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोल। किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास क्या कहलाएगा? मोल। यहाँ एग्जाम्पल आपको दी हुई है, 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम? जो उसका एटॉमिक मास होगा वही होंगे, दैट इज 23 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स या हाउ मेनी ग्राम्स? जितना उसका एटॉमिक मास होगा उतने उसके ग्राम्स होंगे, दैट इज़ 1 ग्राम। थोड़ा सा और एलाबोरेट कर लेते हैं मोल्स को। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम में आपके पास मोल्स हैं 1, तो जो मोल्स हैं 1 उसके ग्राम्स कितने होंगे? जो उसका एटॉमिक मास होगा। तो 1 मोल एल्युमिनियम कंटेन्स 27 ग्राम। ठीक है, सिमिलर वे में कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ मेंशन की हुई हैं। 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लाइक कोबाल्ट, ब्रोमियम या ब्रोमीन, आयरन, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कोबाल्ट लिया हुआ है, ब्रोमीन लिया हुआ है, ठीक है, आयरन लिया हुआ है एंड कैल्शियम लिया हुआ है। अब 1 मोल कोबाल्ट कंटेन करता है 59 ग्राम्स। इसका मतलब कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है? 59। 1 मोल ब्रोमीन कंटेन कर रहा है 80 ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल आयरन जो है कंटेन कर रहा है 56 ग्राम। सिमिलर वे में 1 मोल कैल्शियम जो है कितना कंटेन करेगा? जो उसका एटॉमिक मास होगा दैट इज़ 40 ग्राम। ठीक है, तो आपने मोल्स को माइंड में रखना है। मोल्स बेसिकली क्या है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोल। ओके जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज एवोगैड्रोज नंबर। नाउ व्हाट इज एवोगैड्रोज नंबर? सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन जो है उससे अंडरस्टैंड करते हैं एवोगैड्रोज नंबर होता क्या है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, अमाइडो एवोगैड्रो। ठीक है, अमाइडो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है। उसने क्या चीज़ कही थी या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी ये हम डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस
which are present in 1 mole of substance is known as Avogadro number. 1 mole substance में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जितने नंबर ऑफ आयंस हैं, they are known as Avogadro number. I am repeating कि 1 mole substance, वो substance किसी का भी हो सकता है, आयरन का हो सकता है, कोबाल्ट का हो सकता है, निकल का हो सकता है, ब्रोमीन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. 1 मोल सब्सटेंस जो है जितने नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेगा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, जितने नंबर ऑफ आयंस कंटेन करेगा, दे आर नोन एज एवोगैड्रोज नंबर. अब इसकी एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23. अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स, आयंस की बात करें तो आयंस. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से. ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन की हुई हैं. 1 मोल ऑफ सोडियम इट कंटेन्स 23 ग्राम्स, यानी जो इसका एटॉमिक मास है उतने ग्राम्स कंटेन करेगा. नाउ इट कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, तो जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है वही उसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स. ठीक है, सिमिलर वे में 1 मोल ऑफ वाटर, आप इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें, दैट इज 18 ग्राम. इट कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके जी, कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके फॉर्मूलाज मेंशन हुए हुए हैं. 1 बाय 1 जो है हम इन फॉर्मूलाज को जो है डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज़ मोल्स. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, आई एम रिपीटिंग, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. जो भी आपको मास दिया हुआ होगा उसको आपने एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे. सिमिलर वे में अगर आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस फाइंड आउट करने हैं, अगर आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस फाइंड आउट करने हैं, तो जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे दैट इज़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर. मोल्स को आप ओपन कर लें, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, नीचे थर्ड जो आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है वो आपको एलाबोरेट करके दिया हुआ है, फॉर्मूला नंबर 2. सिमिलर वे में फोर्थ जो आपके पास फॉर्मूला है दैट इज़ वॉल्यूम एट STP. STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. जब भी वॉल्यूम STP पे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपने क्या करना है, मोल्स को मल्टीप्लाई करना है 22.41 dm³. 22.41 dm³ इज़ अ मोलर वॉल्यूम. ठीक है, यानी मोल्स को आपने मोलर वॉल्यूम से जो है मल्टीप्लाई करना है. जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ STP. मोल्स को नीचे फिफ्थ फॉर्मूले में जो है एलाबोरेट किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. ओके जी, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे. उन न्यूमेरिकल्स को जो है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ये न्यूमेरिकल्स जो हैं मोल्स से रिलेटेड हैं. ठीक है, मोल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं. Question number 1 is that calculate the number of moles in 49 gram of sulfuric acid. आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको मेंशन किए हुए हैं. 49 ग्राम यानी आपको यहाँ मास दिया हुआ है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का. ठीक है, अब यहाँ पर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले आप डेटा जो है उसे बना लें. गिवन मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का कितना दिया हुआ है, 49 ग्राम. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने.
मॉलिक्यूलर मास आपने सल्फ्यूरिक एसिड का बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करना है जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में मैंने अभी आपको मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट करने सिखाए हैं, यानी एटॉमिक मासेस का सम कर लेना है आपने। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 2, सल्फ़र कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। इन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को जब आप सम अप करेंगे द फाइनल आंसर विल बी 98 AMU। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ गिवन मास कितना दिया हुआ है 49, मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट किया कितना है 98। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे द फाइनल आंसर विल बी 0.5 मोल्स। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से फाइंड आउट हुए दैट इज़ 0.5 मोल। ठीक है, सिमिलर वे में नेक्स्ट जो इसका न्यूमेरिकल है बिल्कुल उसमें भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। आपने क्या करना है, मैग्नीशियम जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है उसका मास फाइंड आउट करना है और उसके मोल्स आपको मेंशन किए हुए हैं। ठीक, सबसे पहले डेटा जो है उसकी फॉर्मेशन कर लें। नंबर ऑफ मोल्स मेंशन किए हुए हैं दैट इज़ 2.5 मोल्स। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, इसका मतलब मैं यहाँ वर्ड यूज़ करूँगी एटॉमिक मास। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ कंपाउंड, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास यूज़ किया था, बट यहाँ मैं मैग्नीशियम की बात कर रही हूँ, सिंगल एलिमेंट है, तो इट मीन्स एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो है वो आपको मेंशन किया हुआ है दैट इज़ 24 AMU। सिमिलर वे में आपने क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो आपने मोल्स वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। जो चीज़ मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में चली जाएगी, जो डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो फॉर्मूला थोड़ा सा रीअरेंज करके आपके पास कैसे बन जाएगा, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। तो आपने मोल्स को मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास से, 2.5 मोल्स मल्टीप्लाई 24 एटॉमिक मास, इट बिकम 60 ग्राम्स। ठीक है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके पास MCQs में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये MCQs के बेस पे जो है आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ओके जी, अब हम मूव करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के कुछ न्यूमेरिकल्स पे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादातर आपके पास MCQs में पूछे जाएंगे। ओके जी, न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, कितने ग्राम्स एल्यूमिनियम में, 20 ग्राम्स एल्यूमिनियम में। ठीक है, सबसे पहले आप डेटा बना लें। मास जो है एल्यूमिनियम का कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, सिमिलर वे में आपके पास जो है एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का दैट इज़ 27 AMU और एटॉमिक मास यूनिट। एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है दैट इज़ कांस्टेंट 6.02 एक्सपोनेंट 23। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो आपने जो है एवोगैड्रोस नंबर को जो है माइंड में रखना है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर को माइंड में रखते हुए आपने फॉर्मूला जो यूज़ करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का दैट इज़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट मे बी एटम्स, इट मे बी मॉलिक्यूल्स, इट मे बी आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर।
हम यहाँ एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम इज़ अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास किस तरह से हो जाएगा कि मास जो आपको मेंशन किया हुआ है दैट इज़ 20 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास जो आपके पास दैट इज़ 27, 20 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर दैट इज़ 6.02 एक्सपोनेंट 23. द फाइनल आंसर विल बी 4.45 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब भी आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने, एटम्स फाइंड आउट करने, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने, तो आपने एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू जो है उसे माइंड में रखना है। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द मास ऑफ 3.01 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। हमें यहाँ मास फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है नाइट्रोजन के वो मेंशन किए हुए हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन हो रही है, तो जब भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस की बात होगी तो हमने क्या करना है, एवोगैड्रोस नंबर को माइंड में रखना है। ओके जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो आपको मेंशन किए हुए हैं दैट इज 3.01 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स। ये तो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पर जो आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद है दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मौजूद है। नाइट्रोजन इज अ गैस, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर लें, 28 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, व्हाटएवर जो भी है। नाउ यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, व्हाटएवर यू आर फाइंडिंग, ठीक है। तो मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन को देखना है। नाइट्रोजन इज अ मॉलिक्यूल, सो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है। मास आपके पास नहीं दिया हुआ, आपने फाइंड आउट करना है, आपने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कितने दिए हुए हैं, 3.01 एक्सपोनेंट 22। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेंशन कर दिए। मास आपने फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास आपको मेंशन किया हुआ है 28। एवोगैड्रोस नंबर जो है हमें मालूम है 6.02 एक्सपोनेंट 23। मुझे मास को सेपरेट करना है, मास को बाहर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मास के साथ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या कर दें आप इसको डिवाइड में ले जाएं। 28 यहाँ डिवाइड में हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे डिवाइड में ले जाएं, जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसे मल्टीप्लाई में ले जाएं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मास ऑफ सब्सटेंस को सेपरेट कर दें, द फाइनल आंसर विल बी 1.4 ग्राम। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो आपके पास मास का फाइंड आउट हुआ है दैट इज़ 1.4 ग्राम। ओके जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज लोगैरिथम। जब भी हम लॉग की बात करेंगे तो बेस हमेशा हम 10 यूज़ करेंगे। कीप दिस इन योर माइंड, जब भी हम लॉग की बात करेंगे बेस हमेशा हम 10 यूज़ करेंगे। लॉग को कैटेगराइज किया हुआ है 2 पार्ट्स में।
Number 1 is characteristics. Number 2 is mantissa. Now what is characteristics and what is mantissa? Integer part of logarithm is called characteristics. log का जो इंटीगर पार्ट होगा, अंदरूनी पार्ट होगा, उसे हम characteristics कहेंगे, और जो log का डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम mantissa कहेंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। log 8350, अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो log 8350 बिकम्स 3.9217। अब मुझे इस नंबर से कैरेक्टरिस्टिक्स और इस नंबर से mantissa को फाइंड आउट करना है। अगर आप गौर से देखें, डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन होगा यानी 0.9217, दैट इज़ नोन एज mantissa। ठीक है, यानी डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा उसे हम mantissa कहेंगे। तो 0.9217 जो है आपके पास mantissa होगा और 3 जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो इस पूरे नंबर में 3 मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट जो मेरे पास है 0.9217, दैट इज़ mantissa। कुछ रूल्स हैं लॉग को फाइंड आउट करने के। ठीक है, जब लॉग की दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, यानी लॉग ए मल्टीप्लाई लॉग बी, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, जब आप उससे ओपन करेंगे तो दे विल सम विथ ईच अदर, यानी इट बिकम लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 6 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ए बी। ठीक है, तो जब आप इसे ओपन करेंगे इट बिकम लॉग ए प्लस लॉग बी। सिमिलर वे में अगर लॉग की दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो अब इसको जब ओपन किया जाएगा इट बिकम लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, सिमिलर वे में थर्ड जो आपके पास फॉर्मूला है लॉग ए की पावर एन, जो भी आपके पास बेस की पावर होगी वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, यानी ये n जो आपके पास पावर है ये n कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, इट बिकम n log a। तो आपने इन फार्मूलाज को माइंड में रखना है। ठीक है, कि किस तरह से हम लॉग के फार्मूलाज को ओपन करके कोई क्वेश्चन अगर लॉग का आता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में क्या क्या मेजर डिफरेंस हो सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इज अ फार्मूला that gives only the relative number of each type of atom present in molecule or compound। अब इसको एलैबोरेट कैसे किया जाए, पहले मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समझा दूं, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम। Molecular formula indicates the actual number and types of atom in a molecule or compound। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या ट्रू नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। यानी वाटर ले लें आप, एग्जाम्पल कोई भी ले लें, वाटर में मुझे मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1, यानी ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, ट्रू नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, दैट फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ऑन द अदर हैंड ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करेगा, जो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करेगा, दैट इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे, इसकी कुछ एग्जाम्पल मज़ीद हम देख लेते हैं। देखिए आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का मेंशन किया हुआ है C6H12O6, यानी मुझे मालूम है इसमें एक्चुअल 6 कार्बन है, एक्चुअल 12 हाइड्रोजन है और 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है।
तो ऐसा फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करती हूँ, मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करती हूँ, तो जो सिंप्लीफाइड फार्मूला होगा वो कौन सा होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। इसी ग्लूकोज के फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये सारे के सारे जो नंबर्स मेंशन है 6, 12 और 6, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। ये सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, या 6 से आप कर लें, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 1 दा 6, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे कैंसिल आउट करती हूँ, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 1 दा 6, द फॉर्मूला विल बी CH2O, यानी ये इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हो गया। किसका? ग्लूकोज का। तो ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो CH2O इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, और इन अदर वर्ड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ आपके पास जो है फार्मूला मेंशन किया हुआ है। जब भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n इज़ इंटीगर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेती हूँ। ऐसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, ट्रू नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है दैट इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। ओके जी, ये आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल की एक डायग्राम जो है वो शेयर की हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूंगी। ओके जी, नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू फाइंड द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मुझे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स जो हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ you have to find the masses of the elements। यानी जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला का है या मॉलिक्यूलर फार्मूला का है, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? मासेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब आपने मासेस फाइंड आउट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेजेस ऑफ दैट एलिमेंट। जब आपने परसेंटेजेस फाइंड आउट कर ली, यू हैव टू फाइंड आउट द मोल रेशो ऑफ दैट एलिमेंट। अब मोल रेशो को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसका फॉर्मूला जो है आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप है सिंपलेस्ट मोल रेशो, इन अदर वर्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू ऑफ n, दैट इज इंटीगर, ठीक है। एंड लास्ट में आप फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो आपने इन तमाम स्टेप्स को जो है माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमने मासेस फाइंड आउट करने हैं, देन हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, देन मोल रेशो फाइंड आउट करना है, देन सिंपलेस्ट मोल रेशो, देन वैल्यू ऑफ n एंड फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके जी, एक क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिलेटेड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन ज़रा समझ लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहे हैं 2.14 ग्राम ऑफ सैंपल का मास आपको दिया हुआ है, दैट इज 2.14 ग्राम ऑन कंप्लीट कंबस्शन। यानी हम इस सैंपल को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं।
बर्न करने के बाद ये प्रोड्यूस कर रहा है 3.105 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.27 ग्राम वाटर। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 60। You have to find out empirical formula and molecular formula. ओके जी, क्वेश्चन कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। इस सैंपल का मास आपको मेंशन किया हुआ है। इस सैंपल को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं या कंबस्ट कर रहे हैं। कंबस्शन किसे कहते हैं, बर्निंग को, ठीक है, जला रहे हैं। हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं, तो बर्निंग के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ ग्राम्स प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर के कुछ ग्राम्स प्रोड्यूस कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का मेंशन किया हुआ है। आपने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, डाटा बना लें। डाटा में आप क्या करेंगे, मास ऑफ कंपाउंड मेंशन है, दैट इज़ 2.14 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी आपको दिया हुआ है 3.105 ग्राम। वाटर का मास भी आपको मेंशन किया हुआ है 1.27 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास जो है वो मेंशन किया हुआ है, दैट इज 60 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यू हैव टू फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके जी, सबसे पहले आप देखें कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपने उनके क्या मालूम करने हैं, मासेस फाइंड आउट करने। द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड आउट द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट जो आपके पास है दैट इज कार्बन। अब कार्बन एलिमेंट का मास कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखिए, जब हमने क्या किया, सैंपल को बर्न किया, बर्निंग से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड से मैं कार्बन जो है उसका मास फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। और तो कोई हिंट नहीं दी हुई मुझे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ कार्बन जो हैं दैट इज़ 1, और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी कितने हैं, 1। तो जब भी मैं किसी एलिमेंट का मास फाइंड आउट करूँगी तो क्या करूँगी, उस एलिमेंट के मोल को डिवाइड कर दूँगी कंपाउंड के मोल के साथ। एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। कार्बन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स। तो 1 मोल कार्बन यानी एलिमेंट के मोल डिवाइडेड बाय 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 1 मोल कार्बन जो है कंटेन करता है 12 ग्राम्स। जो उसका एटॉमिक मास होगा उतने ही उसके ग्राम्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करती हूँ, इसका मतलब मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स, यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 12 प्लस ऑक्सीजन आपके पास 16 मल्टीप्लाई 2, जो भी आंसर आएगा। तो दोनों के एटॉमिक मासेस को आपने सम किया, द फाइनल आंसर विल बी 44 AMU, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 44, गिवन मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है आपको दैट इज 3.105, तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा दैट इज़ द मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो मास ऑफ कार्बन कितना आ गया, 0.846 ग्राम, ठीक है। इस तरह से आपने मास ऑफ सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज़ हाइड्रोजन। अब आप देखिए, हाइड्रोजन के लिए मुझे जो लिंक दिया हुआ है दैट इज़ वाटर,
वाटर में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। और पूरे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल। इसका मतलब एलिमेंट के मोल डिवाइडेड बाय कंपाउंड के मोल मल्टीप्लाई मास ऑफ दैट कंपाउंड। एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल्स। मास वाटर का कितना मेंशन किया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 1.27 ग्राम, तो 1.27। 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 1.27, द फाइनल आंसर विल बी 0.141 ग्राम। ठीक है, इस तरह से आपने मासेस जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं किसके? एलिमेंट्स के। अब मैं यहाँ ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका मास कैसे फाइंड आउट करूँ? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने मासेस फाइंड आउट कर लेने हैं। वेरी नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट की जाए? सिंपल फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हुए आ रहे हैं 9th मैट्रिक में, ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है जब आप परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट जिसकी आप परसेंटेज फाइंड आउट करें दैट इज कार्बन। कार्बन की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब मुझे मास जो है या ऑब्टेन मास जो है वो कार्बन का मालूम होना चाहिए और टोटल मास भी मुझे कंपाउंड का मालूम होना चाहिए। मास जो आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया कार्बन का वो कितना था? 0.846 ग्राम। तो आपने क्या किया? मास ऑफ एलिमेंट की जगह लिखा 0.846 ग्राम। नाउ व्हाट इज मास ऑफ कंपाउंड? अभी मैंने कहा ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल सैंपल का जो मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 2.14 ग्राम। क्वेश्चन में सैंपल का जितना ग्राम हमने लिया था और उसे बर्न किया था वो आपके पास टोटल कंपाउंड का मास था। ठीक है, तो आपने क्या करना है? डिवाइड करना है उसे सैंपल के मास से 2.14। So the final answer will be 39.53%। कार्बन के मास को आपने डिवाइड किया सैंपल के मास से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ गई किसकी? कार्बन की। सिमिलर वे में आपने सेकंड एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मास आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया दैट इज 0.141। तो आपने क्या किया? 0.141 डिवाइडेड बाय सैंपल का जो मास है आपके पास दैट इज 2.14 और मल्टीप्लाई किससे करना है? डेफिनेटली 100 से करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने 0.141 डिवाइडेड बाय 2.14 मल्टीप्लाई 100, द फाइनल आंसर विल बी 6.58%। सिमिलर वे में अब हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। भाई ऑक्सीजन का तो हमने मास फाइंड आउट ही नहीं किया था, तो अब ऑक्सीजन की परसेंटेज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके जी, जब भी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये बात अपने माइंड में रखिएगा, कीप दिस इन योर माइंड, कि जब भी हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों की परसेंटेजेस को आपने ऐड करना है और 100 से माइनस कर देना है। तो जो आंसर आपके पास आएगा दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन।
आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि जब भी आप ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को सम करने के बाद आपने 100 से इसे माइनस कर देना है। यानी यहाँ पर कार्बन की जो परसेंटेज थी दैट इज़ 39.53, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाइड्रोजन की परसेंटेज दैट इज़ 6.58। इन दोनों को ऐड करने के बाद मैं 100 से जब सब्ट्रैक्ट करूँगी द फाइनल आंसर विल बी 53.89%। दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से आपने परसेंटेजेस जो हैं स्टेप बाय स्टेप तीनों एलिमेंट्स की फाइंड आउट कर लेनी है। ओके जी, थर्ड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द मोल रेशियोज ऑफ द एलिमेंट। मोल रेशियो फाइंड आउट करने से पहले आपको उसका फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए। मोल रेशियो को फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जो परसेंटेज आपने सेकंड स्टेप में फाइंड आउट की उसको आपने एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। देखिए, स्टेप नंबर 1 जो है हेल्पफुल है स्टेप नंबर 2 के लिए, स्टेप नंबर 2 हेल्पफुल होगा स्टेप नंबर 3 के लिए। सिमिलर वे में स्टेप नंबर 3 कनेक्टिविटी किससे होगी, स्टेप नंबर 4 के। सारे स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में आप जब मोल रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें। परसेंटेज जो आपके पास कार्बन की मेंशन की हुई है दैट इज 39.53 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कार्बन कितना दिया हुआ है 12, तो मोल रेशियो कार्बन का कितना आ गया 3.29। सिमिलर वे में मोल रेशियो हाइड्रोजन का फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है दैट इज 6.58, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, द फाइनल आंसर विल बी सेम 6.58। सिमिलर वे में मोल रेशियो फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 53.89, तो आपने क्या करना है उसे डिवाइड कर लेना है 16 से, क्योंकि 16 का एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। तो इस तरह से आपने मोल रेशियोज जो है 1 बाय 1 तीनों एलिमेंट्स की फाइंड आउट कर लेनी है। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे एंड हो गया। नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 is you have to find out the simplest mole ratio। अब मैं यहाँ सिंपलेस्ट मोल रेशियो की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ एम्पिरिकल फार्मूला की। ठीक है, सिंपलेस्ट मोल रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे दैट इज मोल रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो। एलिमेंट का जो मोल रेशियो आपने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया उसको आपने डिवाइड करना है लीस्ट मोल रेशियो से। अब देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन एलिमेंट की। कार्बन एलिमेंट का मोल रेशियो आपके पास है 3.29, हाइड्रोजन का है 6.58, ऑक्सीजन का है 3.36। अब आप इन तीनों मोल रेशियोज में से चेक करें कि आपके पास लीस्ट वैल्यू किस मोल रेशियो की आ रही है, यानी इन तीनों मोल रेशियोज में छोटी वैल्यू कौन सा एलिमेंट दे रहा है 3.29, 6.58, 3.36। इसका मतलब लीस्ट वैल्यू जो है आपके पास 3.29 है। तो आपने मोल रेशियो को क्या करना है, जो भी आपके पास है उसको डिवाइड कर दें लीस्ट मोल रेशियो के साथ। 3.29 डिवाइड बाय 3.29 द फाइनल आंसर विल बी 1। सिमिलर वे में हाइड्रोजन का मोल रेशियो है 6.58 और इन तीनों में लीस्ट मोल रेशियो क्या है 3.29, द फाइनल आंसर विल बी 2। ऑक्सीजन का मोल रेशियो आपके पास क्या है 3.36
और लीस्ट मोल रेशियो क्या है 3.29। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड किया, फाइनल आंसर विल बी 1। तो आपके पास कार्बन जो है वो 1 आ रहा है, हाइड्रोजन जो है वो 2 आ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो 1 आ रहा है। जब भी हम सिंपलेस्ट मोल रेशियो की बात करेंगे हमेशा वैल्यू जो है होल नंबर में आनी चाहिए, कभी भी डेसिमल में वैल्यू यहाँ नहीं आएगी। अगर डेसिमल में आएगी तो हमें उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं ख़ास नंबर के साथ, वो मैं एक नेक्स्ट फॉर्मूले या एक नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल होगा उसमें डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। इसका मतलब फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, CH2O। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH2O। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने फाइंड आउट किया, अब आपने इसका मास फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप इसका मास फाइंड आउट करें। कार्बन यहाँ कितने हैं 12, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16। तो इन तीनों को जब आप सम अप करेंगे द फाइनल आंसर विल बी 30 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। वेरी नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n क्या है, इंटीगर। n को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है दैट इज 60। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने जो फाइंड आउट किया दैट इज 30। 60 डिवाइड बाय 30 द फाइनल आंसर विल बी 2। इसका मतलब इंटीगर की वैल्यू जो आपके पास आ रही है दैट इज 2, ठीक है। तो लास्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई n। n जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज़ 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज़ CH2O। इसका मतलब आपने इस CH2O को मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो C मल्टीप्लाई 2 C2, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 2 इट बिकम 4, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 2 it become 2. So the molecular formula is found to be C2H4O2. ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसे फाइंड आउट करना है। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपके पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ पूछी जा रही है। क्वेश्चन इज दैट एडिपिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन। एक एसिड है दैट इज़ एडिपिक एसिड। नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इस एसिड को यूटिलाइज कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ नायलॉन? नायलॉन बेसिकली एक पॉलीमर है। पॉलीमर आप समझ लें ऐसे कंपाउंड जो बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स से कंबाइन होते हैं और एक बड़ा सा यूनिट फॉर्म करते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉलीमर। लाइक रबर, प्लास्टिक, ये सारी की सारी आपके पास पॉलीमर्स होते हैं। इस एसिड में आपके पास कार्बन की परसेंटेज मेंशन की हुई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज मेंशन की हुई है, सिमिलर वे में ऑक्सीजन की परसेंटेज मेंशन की हुई है। ठीक है, द एसिड कंटेन 49.30% कार्बन, 6.90% हाइड्रोजन एंड 43.80% ऑक्सीजन बाय मास, यानी आपको परसेंटेजेस जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड इज 146 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास जो है एसिड का दिया हुआ है 146 ग्राम। यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
सबसे पहले आप डेटा बनाएं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी मेंशन की हुई है, 49.30। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 6.90। सिमिलर वे में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 43.80। ठीक है, इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास जो है एडिपिक एसिड का मेंशन किया हुआ है, दैट इज 146 ग्राम। ओके जी, यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डेटा हमने बना लिया। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको परसेंटेजेस जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। इसका मतलब मासेस आपने फाइंड आउट नहीं करने। ठीक है, परसेंटेज से वेरी नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है, आपने वहाँ से जो है मूव करना है। परसेंटेज से नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होगा दैट इज़ मोल रेशो। इसका मतलब अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या बन जाएगा, मोल रेशो ऑफ दैट एलिमेंट। ओके जी, यू हैव टू फाइंड आउट द मोल रेशोज ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले आप मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे कौन से एलिमेंट का, कार्बन का। सबसे पहले आपने क्या करना है, परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। परसेंटेज यहाँ क्या मेंशन की हुई है, 49.3। ठीक है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 49.3 डिवाइडेड बाय 12, इट बिकम 4.108। दैट इज द मोल रेशो ऑफ कार्बन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज 6.90 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1, तो इट बिकम 6.90। फाइनली आपको लास्ट एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है उसकी मोल रेशियो को फाइंड आउट करना है। सो द परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 43.80 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2.7375। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपलेस्ट मोल रेशियो, या इन अदर वर्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपलेस्ट मोल रेशियो का जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है दैट इज मोल रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो। मोल रेशियो आपने प्रीवियस स्टेप में जो है कैलकुलेट कर लिया, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो आपने उस मोल रेशियो को डिवाइड करना है लीस्ट मोल रेशियो से। मोल रेशियो कार्बन का जो है आपके पास 4.108 है। अगर आप गौर से देखें इन तीनों वैल्यूज़ में से सबसे लीस्ट वैल्यू जो है ऑक्सीजन की है दैट इज़ 2.7375। इसका मतलब आपने तमाम की तमाम मोल रेशियोज़ की वैल्यू को डिवाइड करना है 2.7375। 4.108 divided by 2.7375, the final answer will be 1.50। मल्टीप्लाई 2 क्यों किया इसको अभी भूल जाएं, मैं अभी आपको मल्टीप्लाई 2 का जो है रीज़न बताती हूँ। सिमिलर वे में सिंपलेस्ट मोल रेशियो हाइड्रोजन का किस तरह से कैलकुलेट किया, मोल रेशियो 6.90 डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो 2.7375। द फाइनल आंसर विल बी 2.520। ठीक है, सिमिलर वे में मैंने थर्ड एलिमेंट का फाइंड आउट करना है 2.7375 डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यू 2.7375। द फाइनल आंसर विल बी 1। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सिंपलेस्ट मोल रेशियो हमेशा जो है होल नंबर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है 1.50, 2.5। जब ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में आएगा, अगर ये 1.99 होता तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 2 के बराबर ले लेती, 4.99 होता मैं राउंड ऑफ करके 5 के बराबर ले लेती।
लेकिन ये 1.50 है, 2.52 है, यानी 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ नहीं करना बल्कि इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए होल नंबर में। मैं सिर्फ एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करूँगी बल्कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो उस कंपाउंड में मौजूद हैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। ठीक है, द फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा इट विल बी इन होल नंबर। ठीक है, कार्बन आपके पास हो गए 3, हाइड्रोजन आपके पास हो गए 5, ऑक्सीजन आपके पास हो गए 2। सिमिलर वे में आपने क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है किसका, एम्पिरिकल फार्मूला का। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई या फार्मूला क्या बन गया, C3H5O2। अब आप इस एम्पिरिकल फार्मूले का मास फाइंड आउट कर लें। ठीक है, इसका मास आपने फाइंड आउट करना है, कार्बन एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स 3, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स 5। सिमिलर वे में ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स 2। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, द फाइनल आंसर विल बी 73 grams। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जरा देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 146 ग्राम। 146 ग्राम को आप एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे, दैट इज 73। द फाइनल आंसर विल बी 2। इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2। सिमिलर वे में लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n। आपने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला जो आपके पास आपने फाइंड आउट किया है दैट इज C3H5O2 मल्टीप्लाई करें इससे n की वैल्यू से, दैट इज 2। द फाइनल आंसर विल बी 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कार्बन हो गए 6, हाइड्रोजन 5 मल्टीप्लाई 2 इट बिकम्स 10, ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 2 इट बिकम 4। सो द फॉर्मूला विल बी C6H10O4। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसे फाइंड आउट कर लेना है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इन्हें टॉपिक से रिलेटेड हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन बाय मास। The molecular mass is double than that of empirical formula mass. Find its molecular formula. यानी कि ये न्यूमेरिकल आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हिंट आपको दी हुई है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज़ डबल देन दैट्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला मास। यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला मास आएगा उसका डबल आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। सिमिलर वे में सेकंड जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनकी परसेंटेजेस आपको मेंशन की हुई हैं। ठीक है, सिमिलर वे में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास जो मेंशन किया हुआ है दैट इज़ 90 AMU एटॉमिक मास यूनिट। थर्ड क्वेश्चन इज एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का मेंशन किया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास जो है 180 है। आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। लास्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ 5.01 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पर आपने मास फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आपको मेंशन किए हुए हैं। तो आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर का अप्लाई करना है।